हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और आज हमारी है सीटेट की क्लास 3, है ना। ऑलरेडी 2 क्लासेस, एक इंट्रो वाली और एक आरटीआई की 2 क्लासेस हो गई थी, तो वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तीसरी क्लास है हमारी जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीएफ। जैसे आरटीआई के अंदर कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है ना, कुछ उसके अपने सेक्शन हैं, कुछ अपने उसके चैप्टर हैं। वैसे ही एनसीएफ भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर करता है। एनसीईआरटी जो है एनसीएफ को प्रिपेयर करती है। तो थोड़ी इसकी स्टोरी समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है, कब कब ये आए, कितने नंबर की डॉक्यूमेंट थे, एनसीएफ के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, है ना। स्कूल्स के लिए क्या है, टीचर्स के लिए क्या है, बच्चों के लिए कैसे है, पेरेंट्स के लिए क्या है, ये सारी चीजें हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। हालांकि एनसीएफ अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। बड़े आप अगर इसकी साइड पर जाकर के देखोगे तो ठीक ठाक एक बड़ी आप ऐसे समझ सकते हो, एक पता नहीं कितने दिन आपको इससे लग जाएंगे। लेकिन हमने जस्ट जो है मैंने क्रैक्स उठाए जो आपको एग्जाम के पर्पज से हेल्पफुल होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं एनसीएफ की कहानी में हमको क्या क्या मिलने वाला है ना। तो जो लोग जो है फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो, सीटेट की अभी सिर्फ मैं 2 ही क्लास अपलोड की है आरटीई के अकॉर्डिंग, और एक इंट्रो वाली करी है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया जो है रखा गया है, कब कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो सारा मैंने इंट्रो वाली वीडियो में बनाया है। इंट्रो वाली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सीटेट वगैरह दे रहे हैं, वो पहले इंट्रो वाली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो है फिर इन पॉइंट पे आ जाए जो टॉपिक मैं उसके अंदर पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं एनसीएफ की, और देखते हैं कि आज एनसीएफ में क्या क्या होने वाला है ना। तो एनसीएफ इसको फिलहाल 2005 बोलेंगे। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, एनसीएफ जो है ये 4वां डॉक्यूमेंट था, ये 4th नंबर का डॉक्यूमेंट था आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंट था। इससे पहले जो है 3 डॉक्यूमेंट यानी कि 3 एनसीएफ आ चुके थे। इसके बाद भी अभी जो नया वाला एनसीएफ है वो आपका आ चुका है 23 को। अगर आप अपडेट होंगे इन सारी चीजों से तो आपको पता है कि एक नया एनसीएफ आ चुका है जो कब आया, 23 अगस्त 2023 को। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है ये हम बाद में देखेंगे। पहले बेसिक चीजें समझते कि एनसीएफ है क्या, कौन प्रिपेयर करता है, पहले के जो एनसीएफ 4 डॉक्यूमेंट आए थे उनमें क्या क्या प्रावधान रखा गया था, फिर जो नया वाला एनसीएफ आया ये क्या कहता है पुराने वाले एनसीएफ के बजाय, इसमें क्या नई चीजें एड ऑन कर दी गई हैं, ये चीजें हम बाद में समझेंगे। तो एनसीएफ ये इससे पहले 2005 वाला आया था। तो देखिए जो सबसे पहले एनसीएफ आया था, जो सबसे पहले वाला आया था वो आया था आपका कब, एक आया था 1975 में, 75। फिर आया दूसरा एनसीएफ 1988 को। फिर तीसरा आया आपका 2000 को, और फिर चौथा आया 2005 को, और पांचवा तो आपको पता ही है 2023 ये आ चुका है। अगर आप अपडेट होंगे तो आपको पता होगा। तो पहला ये आया था 1975 में, दूसरा 1988 में आया था, तीसरा 2000 में आया था, और चौथा आपका 2005। अब हमको कायदे से तो ये पढ़ना चाहिए 2023 में क्या क्या नई चीजें एड ऑन कर दी। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी 2020 उससे ही संबद्ध है। मतलब उस जितने प्रावधान एनईपी में है लगभग लगभग आपको सारे के सारे 2023 के एनसीएफ में मिल जाएंगे, है ना। ये एक मुद्दे की बात है, इस पर बाद में बहस करेंगे। मतलब बाद में समझेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। और इसको समझ लेते हैं 2005 के अंदर क्या क्या था, और फिर इस पे आएंगे, है ना। तो यहाँ तक कि आपको कहानी समझ आ गई। ये पहले नंबर का डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट है ना। तो कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार जब निकालती है तो बच्चे की भलाई के लिए उसमें कुछ नए प्रावधान ऐड करके निकालती है। ज्यादातर वो ये ध्यान में रख करके निकाले जाते हैं कि जिसमें बच्चे की भलाई हो, है ना। तो चलिए एनसीएफ 2005 को समझ लेते हैं पहले, और उसके बाद 23 के ऊपर बात करेंगे। तो आपको पहले ये समझना है कि एक डॉक्यूमेंट है नेशनल। अब एनसीएफ का पहले पहले अगर आप 2015 से पहले देखोगे तो सीटेट में एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछता था, है ना। एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछता था सीटेट में 2005, है ना। तो इसका है नेशनल करिकुलम, ये तो पता ही होगा आप, करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। किसका, एनसीएफ का
कई बार अगर आप 15 से पहले सीटेट के पेपर देखोगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन और आसान से इजी से क्वेश्चन पूछते थे, अब थोड़ा घुमा फिरा के पूछने लग गया। तो इसकी फुल फॉर्म है, एक डॉक्यूमेंट है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये क्या है, एक आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको बोला था पहला एनसीएफ 1975 में आया था, फिर 1988 में आया था, फिर 2000 में आया था, फिर 2005 में आया था और अभी 2023 में आ चुका है। 23 अगस्त 2023 को आ चुका है। तो यहाँ तक की कहानी समझेंगे अभी आगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि एक ये तो एनसीएफ है, एक कई बार दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। एनसीएफ और टीई इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसा लिखा रहता है, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए भी एक एनसीएफ आया कि भाई टीचरों के बच्चे के ऊपर तो बड़ा फोकस कर रहे हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो, पॉलिसियां निकाल रहे हो, कमीशन निकाल रहे हो, लेकिन टीचर के ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। टीचर के ऊपर भी तो क्या होना चाहिए, कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए। टीचर को भी तो पता होना चाहिए कि उसके दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, स्कूल के लिए, बच्चे के लिए, मैनेजमेंट के लिए, खुद के लिए भी, कि एज अ टीचर उसकी कुछ जिम्मेदारी है। तो पहले उसको भी तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर एक एनसीएफ टी निकाला गया, लेकिन ये एनसीएफ टी जो है इसको प्रिपेयर करता है एनसीटी, ठीक है। एनसीटी इसको प्रिपेयर करता है, किसको, एनसीएफ टी को। अगर ऐसा टी लिखा हो मतलब टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है, और इसको प्रिपेयर करता है एनसीटी प्रिपेयर करता है। लेकिन जो आप नॉर्मल एनसीएफ देख रहे हो इसको एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी इसको जो है प्रिपेयर करती है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन प्रिपेयर करता है, मतलब एनसीटी मतलब नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, एनसीटी मतलब नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन प्रिपेयर करता है। एनसीएफटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को ये प्रिपेयर करता है, और एनसीएफ को एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है। अब समझते हैं कि ये है क्या, है ना। देखिए एनसीएफ क्या है, आपका एक करिकुलम फ्रेमवर्क है। करिकुलम मतलब एक तो सिलेबस होता है, दो चीजें समझिए। करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है। करिकुलम मतलब स्कूल के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, टीचर हो, बच्चा हो, आपकी अदर एक्टिविटी हो, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन स्कूलों में आजकल बतेरे दुनिया भर के एक्टिविटीज स्कूलों में कराई जाती है पढ़ाई के साथ साथ। ये करिकुलम आ जाता है, ये करिकुलम। हालांकि इसको फिर और ब्रीफ करूंगी, को करिकुलम एक्टिविटी होती है जैसे पढ़ाई के साथ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं ना। तो सिलेबस जस्ट उसका एक पार्ट है। सिलेबस तो इन्होंने कहा कि एनसीएफ यही काम करता है। एनसीएफ कहता है करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब जितना भी एक स्कूल के अंदर पूरी चीजें होती हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं एक बच्चे के स्कूल के अंदर एंटर होने से और जब तक वहां से पास आउट होकर के बाहर नहीं निकले, तब तक जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर कौन करेगा, एनसीएफ करेगा। ये करिकुलम है आपका। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है। जैसे सिलेबस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई बुक है, उसके अंदर पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं, तो आपका एक सिलेबस है कि भाई मैथ्स में मेरे इतने चैप्टर है, ये मेरा सिलेबस है, ये मुझे कंप्लीट करना। करिकुलम के अंदर सारी की सारी चीजें आपकी आ जाती है। तो ये प्रिपेयर कौन करता है, एनसीएफ जो है, इसीलिए इसका नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। भाई एक फ्रेम तैयार करो करिकुलम का, कि स्कूलों में किस तरीके से बच्चे के एंटर होने से, एडमिशन लेने से और बाहर निकलने तक क्या क्या चीजें उस स्कूल में होनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, कैसे वो बच्चा आगे जा करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी वो अच्छा व्यक्तित्व भी साथ में लेकर के वहां से। तो बहुत सारी चीजें इसकी गाइडलाइन वगैरह हैं जब हम आगे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है एनसीएफ को, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा कि एनसीएफ है क्या, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो एनसीएफ जो प्रिपेयर किया गया, अब आपको ध्यान रखना है, ये एनसीएफ भाई किसी ना किसी चीज को तो आप बेस मानोगे। मतलब आप कोई घर बनाते हो तो कहीं कहीं से आप डिजाइन चुराते हो, कहीं से आपने दरवाजे के डिजाइन चुराए, कहीं से आपने क्या कर दिया, चुराए हुआ एक तरीके से देखा और कॉपी कर लिया। कहीं कहीं आपको पता चल रहा कि उसके टाइल्स आपको पसंद आ गया, आपने वो कहीं से उसके बेड का डिजाइन, किचन का, ऐसे जगह जगह से आपने इकट्ठा कर लिया और फिर अपना घर बना दिया। यही तो करते हैं आजकल, दुनिया भर के एप्स वगैरह हैं, आप उसमें डाल दीजिए, वो आपको बता देगा कि आपके घर के अंदर कौन सा कलर शूट हो रहा है, इस टाइप से। तो ये क्या है आपका, जो आपको अलग अलग आइडियाज जगह जगह से आएंगे और अच्छी अच्छी चीजें। भाई ऐसा थोड़ी है किसी का घर है आपने डिट्टो वैसे ही बना लिया, नहीं बनाते। उसमें जो अच्छी चीज आपको पसंद आएगी उसको ले लोगे, बाकी छोड़ दोगे। तो सेम ये जो एनसीएफ बनाया था
ये भी किया किया था जो एनसीएफ बना है, इस एनसीएफ ने भी कुछ कई चीजें किस पे इसको प्रिपेयर किया, मतलब इसने भी कुछ चीजें जो अच्छी अच्छी पॉलिसियां थी, जो अच्छे अच्छे कमीशन से उनसे कुछ कुछ चीजें ले ली और फिर एक एनसीएफ बन गया, एक पूरा करिकुलम बन गया। तो एनसीएफ जो है इसको बनाने का जो मतलब जाता है, ये इसी को आधार बनाकर एनसीएफ ने किसको आधार बनाया, किसी ने किसी को आधार बनाया, तो इन्होंने बनाया यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी है ना, कमेटी को आधार बना दिया यशपाल कमेटी। और एनईपी नहीं, एनईपी तो तब तक आई नहीं थी, हाँ एनपी होगा तब तक, एनपी 1968 को, 68 नहीं 86 को, ठीक है 86 को इसने आधार बनाया इन दोनों चीजों को। अब किसी ने अगर, हालांकि इसके बाद एनईपी पढ़ाऊंगी 2020 तो वो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए सबसे पहले जो पॉलिसी आई थी 1968 आई थी, फिर 1986 आई थी, फिर 1993 में इसी को रिवाइज कर दिया गया था, तो इसको पॉलिसी एक अलग से नहीं बोलेंगे, इसी का पार्ट बोलेंगे। और फिर आपका 2020 में आई थी पॉलिसी, है ना। तो जो 86 वाली पॉलिसी थी इसके अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन अच्छे लगे, उसने ये वाले ले लिए। और यशपाल कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जो कोठारी आयोग ने दी थी, ठीक है कोठारी आयोग। अब जिसने बीएड किया होगा उसको ये अच्छे से पता होगा कि कोठारी आयोग क्या है, सेकेंडरी है ना, जैसे राधा कृष्णन कमीशन आयोग आया, कोठारी आयोग आया, आपका मुदालियर आयोग आया, तो ये सारे आयोग उनको पता है। ये आयोग आए, इन्होंने अपने अपने तरीके से ग्रुप बना करके कुछ सरकार को सजेशन किया था एजुकेशन के मामले में। तो इतना डेप्थ आप जो बीएड करते हैं उनको ये सारी पढ़ना पड़ता है कि कोठारी आयोग के सजेशन क्या थे, राधा कृष्णन के क्या थे, मुदालियर के क्या थे, ज्ञान, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। कोठारी आयोग का एक जो सबसे ज्यादा फेमस मतलब कोठारी आयोग ने क्या किया था, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर के। अब यशपाल कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, पहले इसको बाद में समझते हैं, नहीं तो यहाँ कचाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको, कोठारी आयोग छोड़ देते हैं अभी। अभी आप बस इतना समझो कि जो क्या था, जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी ये थी एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है बर्डन की मतलब जो शिक्षा हो वो बिना बोझ की हो। एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा है और इतना बड़ा बैग लेके चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर है, स्कूल से आकर के उसको ट्यूशन भेज दे रहे हैं, उसके बाद दिन भर उसके बाद पेरेंट्स लगे हैं कि पढ़ाई कर ले, उसके 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, 5 के ट्यूशन वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बोझिल करते हैं शिक्षा को। मजे मजे में होनी चाहिए शिक्षा, पता ही नहीं चले और एजुकेशन होगा, इस टाइप से कुछ ऐसा प्रावधान करो, कुछ ऐसे नियम बनाओ, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाओ, तब काम चलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बच्चा सुबह उठ करके बहुत स्ट्रेस में है, आप थप्पड़ वप्पड़ बजा करके उसको स्कूल भेज रहे हैं, फिर स्कूल से आते ही जब तक वो बैग रखता है 2 मिनट वो खेलने लगता है, उतनी देर में फिर आपको उसका ट्यूशन शुरू। और यही एग्जैक्ट अगर आज का सिनेरियो आप देखोगे तो यही है ना। पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा दिन भर किताब लेकर के बैठा रहे और फिर वो कुछ बहुत बड़ा करेगा, है ना। मैं कहीं पढ़ रही थी और जो मुझे सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट करी जो चीज आज तक और बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि इंडियन पेरेंट्स के अंदर, हालांकि जितने भी पेरेंट्स बाद में ये देखेंगे शायद हो सकता है कि बाद में मुझे बोले क्या ही बता रही है, लेकिन ठीक है मैंने भी कहीं से पढ़ा था, ये मेरा अपना थॉट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनके अंदर, उनके दिमाग में, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनके दिमाग में ये चीजें भरी हुई हैं, फिर उन्होंने हमारे भर दी, हम अपने बच्चों के भरेंगे। तो बोला इंडियन पेरेंट्स के अंदर एक खासियत है, काबिलियत काबिलियत खासियत कुछ भी आप बोल सकते हो, कि वो अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बहुत मतलब खूब पढ़, अच्छा अच्छे मार्क्स लेके आएगा, 94 95 98% लेके आएगा, फिर तुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। यही बोलते हैं सब, हमारे पेरेंट्स ने हमको यही बोला, उनके पेरेंट्सों ने भी उनको यही बोला कि भाई आप बहुत अच्छे अगर परसेंटेज लेके आओगे, फर्स्ट डिवीजन आएगी, या बहुत मेरिट में आओगे, या बहुत टॉपर बनोगे तो बहुत जल्दी नौकरी लगेगी, है ना, यही होता है। लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता है कि भाई ऐसी पढ़ाई कर, ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ सीख, ऐसा कुछ अचीव कर कि क्या होगा, नौकरी देने वाला बन, तेरी वजह से 5 7 10 घर के चूल्हे जले, रोजी रोटी तेरी वजह से चले, इससे बड़ी दुआ कोई हो नहीं सकती, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में जो हमारी पढ़ाई है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमको यही बताता है कि खूब पढ़ाई करो, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन कोई पढ़ाई या कोई एजुकेशन सिस्टम ये नहीं बताता है कि ऐसी पढ़ाई करो कि नौकरी देने वाले बनो, है ना। तो अच्छा लगा कहीं से मैंने पढ़ा था, या कोई मैम थी एक मेरी मैम,
उन्होंने शायद ये कहीं क्लास में बोला था, तो मुझे तब से याद है ना। तो अच्छा लगा, जो चीज अच्छी लगती है वो दिमाग में सेट ऑफ माइंड परमानेंटली हो जाती है ना। और फिर स्कीमा को भी कभी कभी प्याजे के ब्लर कर सकते हैं। खैर एक कहानी, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा जो होनी चाहिए वो एजुकेशन विदाउट बर्डन होनी चाहिए, इतना बोझ नहीं होना चाहिए। 1993 की इनकी ये रिपोर्ट थी, 1993 की ये रिपोर्ट थी, ठीक है, 1993 की ये रिपोर्ट थी, एजुकेशन विदाउट बर्डन। अब जो जैसे REEES KVS हो गया, नवोदय विद्यालय वगैरह, लेक्चरर की जो प्रिपरेशन करते हैं, अभी लेक्चरर उत्तराखंड में तो स्क्रीनिंग हटा दिया। स्क्रीनिंग मतलब जो आपका उत्तराखंड पूछता था हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब हटा दिया, बस सब्जेक्ट के ही 2 पेपर होंगे। तो पहले पूछता था ये LT वगैरह में खूब पूछता है ये क्वेश्चन कि ये मैच करने के लिए दे देगा एयर वगैरह, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सीटेट के पर्पज से तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलिए तो आगे की कहानी देखते हैं, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी और उसी को प्रिपेयर करके बनाया गया, ठीक है। बाकी एक NCF ने एक काम किया कि 21 जो है वो नेशनल ग्रुप बनाए, नेशनल ग्रुप बनाए, है ना। और इन नेशनल ग्रुप को कहा कि भाई आपका काम क्या है, 21 जो नेशनल ग्रुप बनाए गए, इन्हें कहा गया कि इन ग्रुपों से कहा कि भाई आप भी क्या करो, एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छे अच्छे आप ग्रुपिंग करो, आपस में डिस्कस करो, और फिर क्या करो कि कुछ अच्छे अच्छे नॉर्म्स, कुछ ऐसे रिपोर्ट बनाओ कि जिसको हम एड ऑन कर सकते हैं ताकि बच्चे की भलाई हो सके। तो इन 21 कहते मतलब इन 21 नेशनल ग्रुपों ने फिर अपने अपने तरीके से नए नए तरीके बताए, अपनी रिपोर्ट बनाई और NCF को दे दी कि अपने अपने तरीके से चेंज करने के प्रावधान दिए कि भाई ऐसे ऐसे भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, इससे भी कुछ भला हो सकता है ना। इस सारी चीजों के हेड थे जो, वो यही थे, यशपाल, है ना, डॉक्टर यशपाल इनके हो, या प्रोफेसर यशपाल भी आप कह सकते हो, यही थे। तो प्रोफेसर बोलना ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। तो यशपाल ही इन सब के क्या थे, हेड थे। तो इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, इन 21 नेशनल ग्रुपों को कहा कि भाई कुछ तो करो, क्योंकि मेरी रिपोर्ट तो यह है कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, विदाउट बर्डन होनी चाहिए, है ना। तो ये जो NCF डिजाइन किया गया, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसको आधार बना करके या किसको बेस बना करके डिजाइन किया गया, तो NPE 1986 की, और किसको, एजुकेशन विदाउट बर्डन यानी कि यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को आधार बना करके ही ये NCF प्रिपेयर किया गया था, है ना। अब एक पॉइंट आता है कि जो NCF बेस्ड है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि NCF किस पर बेस्ड है ना। NCF जो है बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है, तो ये NCF बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। तो ये क्या है इसको समझते हैं, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ना। जैसे ह्यूमनिस्टिक हो गया आपका, और आपका ये क्या कहते हैं उसको, बिहेवियरिज्म हो गया जो वॉटसन ने दिया था आपका है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया आपका, ये सारे स्कूल्स ऑफ, जैसे गेस्टाल्ट हो गया आपका जो कोहलर का है, ये स्कूल्स ऑफ थॉट है, इनको भी बताऊंगी मैं आगे साइकोलॉजी में। मैं अगेन वही कह रही हूँ कि जिन्होंने B.Ed वगैरह किया होगा या कर रहे होंगे उनको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पता होगी। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये क्या क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि भाई करके सीखने दो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, भाई खुद से करने दो बच्चे को, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको खुद से करने दो, हर चीज में रोको टोको मत, है ना, कि नहीं वहां नहीं जाना गिर जाओगे, ऐसे नहीं करना हो जाएगा, अकेले नहीं जाना है बाहर। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसको करने दो। जैसे आपने कई बार देखा होगा घर में, पियाजे की जो थ्योरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी अभी जब 3 डॉक्यूमेंट ही खत्म हो जाएंगे। तो पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है ना, एक्सप्लोर करता रहता है अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ और सीखता रहता है, इसलिए उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इसीलिए वो स्टेजेस की बात करते हैं कि बच्चा जो है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है ही नहीं, उसको छोड़ दो, वो एक्सपीरियंस लेगा, गिरेगा ठुकेगा पड़ेगा और खुद सीख जाएगा। जैसे आपने देखा कि कोई गर्म चीज है, आप उसको बोलोगे नहीं 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 प्लीज नहीं करना, बच्चे वो जानबूझ के करेगा। एक बार वो कह रहे हैं करने दो उसको, जब वो हाथ लगाएगा तो फील आएगा ये गर्म है ठंडा है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम सीख जाएगा। तो यही पियाजे कहते हैं, इसीलिए उन्होंने बच्चों को कहा कि वो लिटिल साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते, तोड़ेंगे मोड़ेंगे, कोई पेन मिल गई इसी को तोड़ ताड़ करके देख दाग करके, लिटिल साइंटिस्ट उनको कहा है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि करके सीखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, भाई खुद से करने दो उसको, तोड़ने दो फोड़ने दो, एक्सपीरियंस लेने दो जिंदगी का, तब सीखना है, ग्रुप में सीखना। उन्होंने कहा कि
अकेले सीखने के बजाय ग्रुप, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि ग्रुप में उसको सीखने दो, क्योंकि ग्रुप में अगर अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे उसके साथ वाले, तो हर कोई कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आता है। ऐसा थोड़ी है कोई कुछ किसी के पास कुछ नहीं है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है ना। तो एक बार जब मैं बीएड कर रही थी, मेरे एक सर थे, तो मुझे लगता था कि कुछ है नहीं, मतलब मुझे मेरी एक स्पेशल एबिलिटी होती है, तो मुझे लगता था मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैं उनके पास गई, बड़ी होता है ना, एक कोई ऐसा फेवरेट टीचर होता है आपके पास, तो मैंने कहा सर, आप कहते हो कि हर हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है, तो आप मुझे बता दीजिए मेरे अंदर। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया था, बताया उन्होंने कुछ कुछ एबिलिटी। तो ठीक है, अभी मुझे अब लगता है मुझे कहीं है वो थोड़ी बहुत जो मैं, है ना, खैर वो पता नहीं, शायद है, लेकिन वो जो एबिलिटी उन्होंने मुझे बताई थी, वो कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से हर कोई व्यक्ति मुझे देता ही है, तो मुझे लगता है कि शायद मे बी ये हो, है ना। मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब देख रहे हो, नार्सिज्म, खुद की तारीफ खुद कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर ये क्या कहता है, कोलैबोरेट करके सीखना, प्रोजेक्ट मेथड की बात करता है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक वर्ड आपको जो सीटेड करे। अच्छा, मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, सीडीपी जो है, आप देखोगे ना, शब्दों का खेल है। अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया तो आप सारे सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 ले आ सकते हो। शब्द आपको समझ आने चाहिए, आपके पल्ले पड़ने चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी आप फंस सकते हो, है। तो शब्दों का खेल है सीडीपी। तो आपको कुछ शब्द हैं जो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाएंगे, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किए जाएंगे। तो लास्ट में अभी बीच बीच में एक दिन मैं आपको उन लिस्ट दे दूंगी कि कौन से वर्ड जो है वो जो पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाते हैं और कौन है, जैसे आप बहुत बड़ा दे देते हैं ना, अभी तो सीटेट में बड़े बड़े ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप उस शब्द को पकड़ लो वहां से, अच्छा ये शब्द है, इसका मतलब ये होगा ही होगा, फिर वो नेक्स्ट वर्ड को पकड़ लो, तो इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपके पास शॉर्टेज भी है टाइम, 1 मिनट मिलता है और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, तो 1 ही मिनट का खेल है कि आपने 1 मिनट में क्वेश्चन को रीड करने हैं, समझ, और फिर ओएमआर के अंदर गोले भरने। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब क्रिटिकल का मतलब होता है उसको तर्क करने दो, कुछ अलग करने दो, सोचने दो उसको। जैसे हम होते हैं ना, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, हम बोलते हैं यार कितने क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे नहीं पता, पापा से पूछ ले, मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछ ले, मुझे पता, दादा से पूछ ले। तो कह रहे वो जब तर्क करने दो, उसको आर्ग्यू करने दो, बहस करने दो कि ऐसा क्यों। बच्चा देखा ना कि अच्छा ऐसे क्यों, फिर क्या होगा, क्यों होगा, इसलिए। तो ये जिज्ञासा है उसके अंदर, क्यूरियोसिटी है, वो करेगा ही करेगा, और तभी वो कुछ सीखेगा भी। आप उसको सीखने नहीं देते हो, है ना। तो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको लगता है कि यार वाकई में जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारे आसपास ही होती हैं, बस हम ही उनको क्या कर देते हैं, ढंग से समझ नहीं पाते। तो क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा वर्ड है कि भाई तर्क करने दो, डिस्कस करने दो उसको कि भाई क्या है, क्यों है, किस लिए हो रहा है, ये क्या क्यों किस लिए, उसको पता होना चाहिए। रियल लाइफ से कनेक्ट करो, उन्होंने कहा कि रियल लाइफ से कनेक्ट करो, ज्यादा दूर दराज के एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आसपास के एग्जाम्पल दो उसको, उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करो कि तुम्हारी जिंदगी में ये हो रहा है, तुम्हारे घर में ये होता है, स्कूल में भी आप सेम माहौल क्रिएट करने की कोशिश करो, और रट्टा नहीं लगाओगे, है ना, रोट लर्निंग से उसको दूर ले जाओ, भाई रट्टा नहीं लगवाना, कोशिश करो कि समझा। लेकिन हमारे तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है, ये पोएम है, इसको इसको लर्न करके आना। और वो है ना थ्री इडियट वाली, थ्री इडियट मूवी देखिए, वही रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या चलंत नाही वाला है, कि रट्टा लगा दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया, समझा तो है ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो यही कहानी है ना, कि रट्टा तो लगा दिया, समझा तो है ही नहीं। और वो रट्टा सिर्फ वहां तक काम आता है जब आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो, है ना, उगलते हो एग्जाम में। फिर जैसे ही एग्जाम निकल गया, आपके मतलब वो रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर आप उसे भूल जाते हो, क्योंकि अंडरस्टैंड तो कर ही नहीं चीजें, जस्ट एग्जाम में उगलने के लिए कितना परसेंटेज आ जाए। एनआरटी सीआरटी बताऊंगी आगे क्या होता है, तो आपको और अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। तो ये वाला खेल है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। हर हर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अपने अपने उसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक है। तो जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने दो, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर भरो, और रट्टा नहीं लगाने, रोट लर्निंग से उसको दूर ले जाओ, रियल लाइफ से उसके कनेक्ट करो, ग्रुपिंग करो, कोलेबरेट करो, ये सारे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं वाइगोत्स्की और पियाजे, है ना। तो एक रेडिकल है कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, आगे बताऊंगी रेडिकल और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की ये बात करता है ना।
आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म एक और चीज कहता है कि मतलब एज अ टीचर आप क्या हो, फैसिलिटेटर हो, ठीक है, फैसिलिटेटर हो आप, फैसिलिटेटर हो, मतलब आप डिक्टेटर नहीं हो कि आपने क्या कर दिया, डरा धमका करके पूरी क्लास को रखा हुआ है और बिल्कुल डंडे की नोक पे, है ना, कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल जैसे आप क्लास के अंदर आए बच्चा बिल्कुल आ, अगर हिलना चाहे तो हिल भी नहीं सकता। तो कह रहे डिक्टेटर नहीं बनना है, तानाशाह नहीं बनना है, हावी नहीं बनना है, फैसिलिटेटर बनना है कि जहां जरूरत पड़े आप उसको एक माहौल बना करके दे दो, एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे दो जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी बातें रख पाए, आपसे क्वेश्चन पूछ पाए। तो यही सब क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म इसी चीज पर फॉलो करते हैं कि आप फैसिलिटेटर हो, फैसले दो जहां उसको जरूरत हो रही है। जैसे आप वाइगोत्स्की पढ़ोगे, एक टर्म आता है, और वाइगोत्स्की में मैं भूल रही हूँ अभी उसे, है ना, तो उन्होंने कहा कि स्कैफोल्डिंग, है ना, स्कैफोल्डिंग एक टर्म आता है। अब क्या है स्कैफोल्डिंग, उन्होंने कहा कि जहाँ जरूरत पड़े वहां थोड़ा पुश करो बच्चे को, है ना, थोड़ा सा हिंट दो, क्लू दो, इसी को स्कैफोल्डिंग कहा गया। फिर वो सीख जाएगा तो छोड़ दो उसको। अच्छे एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगी जब हम वाइगोत्स्की पढ़ेंगे, अच्छी थ्योरी है ना। तो इन्होंने कहा कि ये आया क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, ये सारे पीवाईक्यू है, और सीटेट में ही आए हैं कि मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि एज अ टीचर आप क्या हो, फैसिलिटेटर हो, डिक्टेटर हो, तो आप क्या हो, सुविधादाता हो। फैसिलिटेटर में सुविधादाता, जहां जरूरत पड़ेगी वहां सुविधा दोगे। डिक्टेटर नहीं होता ना, सा नहीं बनना है हिटलर की तरह, है ना। हालांकि हिटलर की स्टोरी बड़ी अच्छी है, हिटलर हिटलर नहीं बनता, हिटलर को हिटलर बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं आगे की कहानी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीएफ की जो ओपनिंग लाइन है, जैसे एनसीएफ जो डॉक्यूमेंट है इसकी ओपनिंग लाइन क्या है ना, ओपनिंग लाइन, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, ओपनिंग लाइन क्या है, तो ओपनिंग लाइन भी इसकी कहीं से इन्होंने एनसीएफ ने क्या कर दिया, ले ली थी। और ओपनिंग लाइन इसकी होती है टैगोर के ऐसे से, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना, टैगोर के ऐसे से, ठीक है। तो टैगोर के ऐसे से इन्होंने क्या कर दिया, एक टैगोर, है ना, नाम ऐसे लिखे जाएंगे, टैगोर के ऐसे से इन्होंने क्या कर दिया, है ना, गलत लिखा मैंने, टैगोर के ऐसे से ओपनिंग लाइन है इसकी एनसीएफ की, और वो क्या है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस, ये है सभ्यता एवं प्रगति, सभ्यता और प्रगति, एंड आ गया ना, सभ्यता और प्रगति, ये उनका एक ऐसे है टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और इसी से इन्होंने इस मतलब जो ये ऐसे था, इससे एक लाइन चुरा दी, इस ये तो ऐसे है ना, ये तो आपका उनका ऐसे है, यहाँ से इन्होंने क्या है, एक लाइन चुरा दी। अब यहाँ से इन्होंने दो चीज चुराई, इन्होंने कहा कि जो टैगोर कह रहे हैं कि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बच्चे के लिए। इस सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस जो उनका ऐसे है, इन्होंने इसमें ये बात कही, मतलब टैगोर साहब जी ने, कि जो बच्चा है उसके लिए दो की एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तभी सीख सकता है। कौन कौन से, एक तो इन्होंने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग, अभी मैंने आपको बताया था, होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि एक क्रिएटिव स्पिरिट है ना, क्रिएटिव स्पिरिट है, क्रिएटिव स्पिरिट है, और एक है आपकी जॉयफुल, आई थिंक जनरस जॉय, ठीक है, जनरस जॉय, एक है आपकी क्या है, जनरस जॉय, ये क्या है, दोनों चीजें समझते हैं। ये बोला ये दो क्या है आपके की एलिमेंट, भाई अगर किसी बच्चे को सीखना है तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इन की एलिमेंट के बिना वो नहीं सीख सकता है, क्रिएटिव स्पिरिट और जनरस जॉय। अब जनरस जॉय क्या है, ठीक है ना, क्रिएटिव स्पिरिट समझते हैं, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी समझते हो, क्रिएटिविटी भी है आपके पास, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी एक पॉइंट है आपके पास। और क्रिएटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा एक लाइन में समझा देती हूँ, है ना। तो क्रिएटिविटी का मतलब है कोई चीज पहले ही एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, आपके आसपास सराउंडिंग है, आपने कुछ नया क्रिएट कर दिया, कुछ नया इनोवेट कर दिया, उसमें कुछ नया एड ऑन कर दिया। जैसे सॉरी मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि
जैसे एक पेंसिल आती है, थी पहले नटराज, थी क्या अभी भी आती है, नटराज पेंसिल, है ना, आपने देखा होगा उसमें सर्व शिक्षा अभियान के बहुत ज्यादा लोगो रहते हैं, उसमें नटराज पेंसिल का भी बनाया रहता है और ऊपर 2 छोटे बच्चे बच्ची बैठे रहते हैं ना, वो ही था। वो पेंसिल ज्यादा से ज्यादा जब हम स्कूल पढ़ते थे 3 रुपए या 2 रुपए की आती थी। स्कूल जब हम छोटे छोटे थे तो बड़ी अच्छी मानी जाती थी, है ना, मतलब नटराज मतलब एक ब्रांड फील आता था कि हम ब्रांड का कुछ पहने, तो अच्छी चलती थी। ग्रेफाइट आपको पता है कि पेंसिल में, सब पेंसिलों में ग्रेफाइट तो होगा ही होगा। किसी ने क्रिएटिविटी क्या दिखाई, उसने उस पेंसिल में कुछ टाइम बाद एक पेंसिल आती थी सकला का बूम बूम वाली पेंसिल ली, उसी के ऊपर क्या है इरेजर लगा दिया। अब वो जब लिखते थे तो उसके ऊपर वो हिलता रहता था, बड़ी हैप्पीनेस मिलती थी, है ना। तो ये क्या है क्रिएटिविटी। भाई ग्रेफाइट तो इसमें भी लगा है उसमें भी लगा था, लिख वो भी रहा है ये भी रहा है, वो 2 रुपए की थी ये 5 रुपए की हो गई। तो ये है क्रिएटिविटी, है ना, कि कुछ नया करना, आपने कुछ नया, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये पुरानी चीज थी, मेरी कार थी, मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया, ये भी तो क्रिएटिविटी है, आपने उसमें कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ये सब क्रिएटिविटी के ही पार्ट है। फोन आप देखोगे, जैसे हम छोटे छोटे थे इंटरकॉम वगैरह होता था घरों में, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे कीपैड वाले फोन आए, फिर धीरे धीरे मेमोरी 10 रुपए के गाने डलवा करके और फिर गाने सुनते थे, है ना। तो ये सब क्या है आपका क्रिएटिविटी है, ये सब के सब क्या है आपका क्रिएटिविटी है। ये क्या हो गया, इसको क्या दुख दर्द हुआ, है ना। तो ये सब क्या है क्रिएटिविटी है। कि फिर आपने देखा होगा धीरे धीरे फिर सिर्फ मतलब ऑडियो गाने सुनाई देते थे, फिर वीडियो के गाने भी सुनाई देने लगे। अभी तक तो ऐसा समय आ गया है कि आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो और हमारे देखते देखते रहते कुछ और नई क्रिएटिविटी भी हो सकती है। तो ये है क्रिएटिव स्पिरिट, मतलब कुछ नया करने की, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ नया करने का। और जेनरस जॉय क्या है कि खेल खेल में सीखे। खेल आपको उसे लगे कि मैं खेल खेल रहा हूँ, लेकिन आप इस तरीके से उसको सिखाइए कि वो सीख जाए, उसकी पढ़ाई का हिस्सा हो, स्टडी का हिस्सा हो, लेकिन उसे लगे कि वो खेल रहा है और वो सीख जाए। तो खेल खेल में सिखाओ उसको, और कुछ नया करने का, कुछ रचनात्मक कुछ नया करके सीखे। तो खेल खेल में सीखे, ये सारी चीजें टैगोर के ऐसे में थी, इसीलिए एनसीएफ ने इसकी ओपनिंग लाइन वहीं से ले ली, है ना। ये पता नहीं क्या अपनी मर्जी से साहब जी कुछ भी लिखे जा रहे हैं ना। अब प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, 5 गाइडलाइन है एनसीएफ की, 5 गाइडलाइन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 जो है इनकी गाइडलाइन है एनसीएफ की, ठीक है, 5 गाइडलाइन है एनसीएफ की। तो देखते हैं गाइडलाइन, ठीक है, गाइडलाइन है ये, अगर आपको याद हो गई तो एनसीएफ से क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है ना। तो 5 गाइडलाइन क्या है इनकी, तो शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, है ना। पहला क्या है, तो शिफ्ट, ये तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, है ना, रोट मेथड, यहाँ तक दिख रहा होगा मेथड। कि भाई इन्होंने कहा कि क्या करो, पहली गाइडलाइन है ये कि जो है आपको क्या करना है, कनेक्ट इट टू लाइफ इटसेल्फ, मतलब कि जो एजुकेशन है रोट मेथड से दूर ले जाओ, रट्टा नहीं लगवाना है। मैंने अभी आपको बताया था रट्टा नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म भी तो यही कह रहा है, और इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म से यही लाइन ले ली कि भाई रट्टा नहीं लगवाना है बच्चे को, मीनिंगफुल लर्निंग करो। कैसी करो, मीनिंगफुल करो, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की, है ना, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, रट्टे से दूर लेके जाओ। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी 3 इडियट वाला, अगर आपको ध्यान रखो, कनेक्ट इट टू लाइफ इटसेल्फ, मतलब उसकी उसकी जिंदगी से कनेक्ट करो उसको, उसके आसपास की सराउंडिंग के एग्जाम्पल दो, उसके आसपास की बातें बताओ जो बहुत अच्छी बातें हैं, किसी ने बहुत अच्छा किया, तो इस टाइप से उसको मीनिंगफुल लर्निंग कराओ, रट्टे से दूर लेके जाओ, ठीक है। दूसरी गाइडलाइन क्या है आपकी, ये है इसकी, कनेक्टिंग नो टू लाइफ आउटसाइड, है ना, कनेक्टिंग लाइफ टू कनेक्टिंग नो टू लाइफ आउटसाइड, कनेक्टिंग नो टू लाइफ आउटसाइड, ठीक है। तो बोला आपको क्या करना है, ये दूसरी गाइडलाइन है उसकी कि आपको क्या करना है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो। भाई स्कूल है ना, ये स्कूल है, यहाँ वो सीखता है, तो वो क्या कर पाए, इस स्कूल में तो सीखे, लेकिन जो उसका एक समुदाय है, जो एक कम्युनिटी है उसके स्कूल से बाहर निकलने पर, इनसे भी वो सीखे, यहाँ से भी सीखे, यहाँ से सीखे तो यहाँ अप्लाई करे, जो यहाँ इसके साथ वाले पेयर ग्रुप वाले बच्चे हैं, और यहाँ से सीखे तो इन पे अप्लाई करे सॉरी
तो कनेक्टिंग नो टू लाइफ आउटसाइड, मतलब जो कुछ वो सीख पा रहा है स्कूल में, उसको सिखाया जा रहा है, वो क्या करे, घर जाकर के अपने पेयर गुरु, अपने सराउंडिंग, अपने कम्युनिटी को भी सिखाए, और जो कम्युनिटी उसको सिखा रही है वो अपने आसपास के जो पेयर ग्रुप है, जो उसके साथ वाले बच्चे हैं, उनको भी सिखा पाए। नेक्स्ट इसके जो गाइडलाइन है वो है, देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन। एग्जामिनेशन क्या करना है, एग्जामिनेशन शुड बी मोर, है ना, एग्जामिनेशन शुड बी मोर, है ना, बी मोर, है। तो क्या होना चाहिए आपका, एग्जामिनेशन शुड बी मोर, तो ये क्या होना चाहिए आपका, मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होने चाहिए कि आपने बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ उसको बना दिया है। और ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो पेपर वगैरह हैं या जो एग्जाम है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पर होने चाहिए, होलिस्टिक, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या हिस्सा होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए ये एग्जामिनेशन, ठीक है, होलिस्टिक, है ना। तो ये क्या है आपका, होलिस्टिक डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपके पास एक चैप्टर है, बढ़ाऊंगी आगे, PCSE, है ना, ये डेवलपमेंट है। आप बोलोगे ये क्या, एक न्यूमेरिक है, याद रखने का, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चारों जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, इन चारों डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके लिया जाए, जो उसका पेपर बनाया जाए, जिससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, जिसमें आपका कॉग्निटिव यानी दिमाग का भी हो, सोशल भी हो, समाज के लिए भी हो, एक अच्छा व्यक्ति भी बने, है ना, और इमोशनल भी हो, इमोशनली भी, इमोशंस, है ना, रेथस एक व्यक्ति कहते हैं, वो कहते हैं कि इमोशंस आपकी जिंदगी में कलर भर भी सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं, है ना। तो इमोशंस का यानी कि संवेग का आपकी जिंदगी में बड़ा रोल होता है, कब कहाँ क्या कर दे कुछ नहीं पता, बताऊंगी आगे इमोशंस के। तो रेथस का एक कोड है कि वो इमोशंस आपकी जिंदगी में कलर भी भरते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। अगर आपको अपने इमोशंस का ठीक ठाक प्रयोग करना आ गया तो आपकी जिंदगी कलरफुल होगी, लेकिन अगर आप इनका प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो जिंदगी के रंग भी उजाड़ सकते हैं, ठीक है। और ये सही बात भी है, इमोशन से जब पढ़ाऊंगी तो वहां आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। तो फिजिकल का मतलब जिसमें आपका क्या है, इसमें आपका जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल सेफेलोकॉर्डल आ जाता है कि हेड टू टो आपका जो है विकास जाता है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट का है। कॉग्निटिव मतलब हो गया दिमाग से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, जैसे परसेप्शन है, इमेजिनेशन है ना, आइडियाज है, थिंकिंग, ये सब दिमाग से जुड़ा है। सोशल क्या है, समाज के लिए, इमोशनल क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इन्होंने का जो एग्जामिनेशन है वो इस तरीके से सेट किया जाए कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, खाली इसलिए नहीं कि वो कितना परसेंटेज लेके आया है ना। तो ये तीसरी गाइडलाइन थी इसकी। उसके बाद इसकी चौथी है करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। ये अच्छा है, ये अच्छा है कि करिकुलम, ये फोर्थ है, ये फोर्थ गाइडलाइन है इसकी, फोर्थ वाली, कि जो करिकुलम है ना, जो करिकुलम है वो क्या होगा, गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक की मतलब जो आपका क्या होगा, जो करिकुलम है यानी कि जो पाठ्यचर्या है वो टेक्स्ट बुक के भी बाहर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने उसकी किताबी कीड़ा बना दिया, किताब का आपने सारा उसको रटवा दिया, किताबों को घोट घोट के पी करके बैठा हुआ है और बाहर की दुनिया की समझ उसकी जीरो है ना। तो बोला कि आप इस तरीके से किताबों को तो आप समझाओगे लेकिन साथ में बाहरी दुनिया का भी आप उसको नॉलेज दो, ताकि बाहर की दुनिया में जब पढ़ करके लिख करके बाहर की दुनिया के साथ यानी सोशल इंटरेक्शन करे तो बेहतर तरीके से कर पाए, खुद को समझा पाए, सामने वाले को, है ना, खुद को भी समझ पाए और सामने वाले को भी समझा पाए, तभी तो सोशल डेवलपमेंट होगा भाई। एक जैसे इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल है, अभी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है जिसमें उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी, है ना। तो वो यही तो कहते हैं कि पहले पहले बोला इंट्रापर्सनल होना चाहिए, पहले खुद को समझो, है ना, खुद को बेहतर तरीके से समझो, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपना क्या है, मतलब आपकी अपनी स्थिति क्या है, पता चला अपनी लंका लगी पड़ी है, चले हैं लोगों को समझाने के लिए। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तब काम करती है, पहले इंट्रापर्सनल बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पहले खुद को समझो, खुद की स्थिति को समझो, खुद आप कितने, आप किसी सिचुएशन में आप कितने अडेप्ट कर पा रहे हो, है ना, गुस्सा आ रहा है कितना कंट्रोल कर पा रहे हो और कहाँ पर कैसे बोलना है, पहले खुद को इवेल्युएशन करो, फिर उसके बाद चलो दुनिया को सिखाने के लिए, है ना।
जैसे शाहरुख खान का एक वो बड़ा अच्छा था, फर्स्ट बिकम अ रिच देन फिलोसोफर, मतलब पहले आप बहुत अमीर आदमी बन जाओ फिर फिलोसोफर बनो, है ना। तो वही चीज है कि पहले खुद को समझो फिर दुनिया को ज्ञान समझाने के लिए चल पड़ो। और 5वीं गाइडलाइन है इसकी, जो क्या है आपकी, ये है नर्चरिंग ऑन ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, है ना। अब नर्चरिंग, नर्चरिंग ये क्या है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बता दूं तो ये है कि एक एक ऐसा डेमोक्रेटिक इंसान आप उसे बनाओ बच्चे को कि वो उसके मॉरल जो मॉरल जो उसके वो हैं, जो उसके मॉरल सोच है जो उसकी, जिसमें उसको क्या है नेशनल वैल्यूज हो, उसके मॉरल जो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने उसको एक सेम सेम चीजें ही, अगर आप ये तो बोल रहे हैं कि बाहर की दुनिया से भी उसको कनेक्ट करो, और ये कह रहा है कि भाई आप उसके अंदर मॉरल वैल्यूज भी भरो, एथिक्स भी भरो, अपने कुछ कल्चर है, रूल रेगुलेशन है, कुछ परंपराएं हैं, साथ में उनको भी जाए। मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी जनरेशन ये लास्ट जनरेशन है, और हम शायद जो कनेक्ट हैं थोड़े से बहुत अपनी संस्कृतियों से भी और टेक्नोलॉजी से भी। इसके बाद शायद नेक्स्ट वाली जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी 90% हो सकता है, 90-95% टेक्नोलॉजी के पीछे भागेगी। कई वैल्यूज एथिक्स, मॉरल वैल्यूज एथिक्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे दम तोड़ने वाले हैं, तोड़ेंगे और तोड़ भी रहे हैं। हमारे देखते देखते बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो नर्चरिंग ओवर राइडिंग का मतलब यही है कि आप क्या करो उसको ऑन ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, कि एक ऐसी आइडेंटिटी हो उसकी, एक ऐसी पहचान हो जब वो स्कूल से बाहर निकले कि पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी बने, एक अच्छा व्यक्तित्व भी, एक अच्छी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में सिर्फ शक्ल सूरत फेस लंबा चौड़ा यही नहीं आता है, पर्सनैलिटी जब पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो उन्होंने कहा एक अच्छा व्यक्तित्व भी बनाओ उसको, तभी जो है काम चलेगा, अदरवाइज सिर्फ बुकों की ही दुनिया से काम नहीं चलने वाला है ना। अब बाकी और चीजें हैं इसमें, आज के लिए बहुत हो गया है। 5 गाइडलाइन आपको ध्यान रखनी है, और इन्हीं 5 गाइडलाइनों पर एनसीएफ क्या है बेस्ड है। 2023 मतलब 23 अगस्त 2023 का नया एनसीएफ आ चुका है, उसको भी मैं साथ में कल डिस्कस करूंगी। अभी इसके अंदर कुछ और पॉइंट रह जाते हैं, उनको भी होप कि यहाँ तक कि एनसीएफ की जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ आ गई होगी। कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने ही पड़ेंगे, तभी आप सीडीपी को क्रैक कर सकते हो। टर्म्स के बिना आप सीडीपी नहीं क्रैक कर सकते हो, शब्दों का खेल है, शब्द आपको समझने पड़ेंगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। एनसीएफ अभी आपका एक और पार्ट बनेगा, ये तो पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें एनसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगेन वही चीज, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है चैनल, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट आप कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ चीजें अगर मैं कहती हूँ कि लिखने में और कभी बोलने में फटाफट थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसे करेक्शन कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।